सलाम खाली चला गया मेरा। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। पिछली क्लास में एक सवाल किया था मैंने, फाइफो से कर दिया था और वेटेड एवरेज से आपने करना था, तो कर ही लिया होगा और सही ही किया होगा। चलें आंसर टैली करा दें। ईपी में P1 कॉलम में और कन्वर्जन कॉलम में कंप्लीटेड यूनिट है जी। मैं क्या पूछ रहा हूँ? प्रोसेस 1 तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तो मुझे टैली कराने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं प्रोसेस 2 ही टैली कराना चाह रहा था। मैंने फाइफो से प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 दोनों पूरे किए थे और कहा था कि वेटेड एवरेज से करिएगा, ये तो किया होगा। प्रोसेस 1 तो कर ही लिया होगा, तो प्रोसेस 2 भी कर ही लिया होगा। प्रोसेस 2 वाली फिगर्स टैली करवा दें। मैंने फाइफो से ये सवाल बोर्ड पे किया था, प्रोसेस 1 और फिर प्रोसेस 2 कंप्लीट कर दिया था। सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व ही नहीं किया था बट बाकी कर दिया था मैंने सारा। और प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 पूरे वेटेड एवरेज से करने को कहा था। तो आपने प्रोसेस 1 कंप्लीट किया होगा, फिर प्रोसेस 2 किया होगा। तो प्रोसेस 1 तो करते करते 10 दिन गुजर गए, तो वो तो टैली भी कराते मुझे शर्म महसूस हो रही है। तो प्रोसेस 1 का मैं आंसर नहीं लिख रहा बोर्ड पे, प्रोसेस 2 का मैं आंसर टैली कर रहा हूं ताकि जिसका कोई मसला हो तो वो उससे पूछ ले। ईपी बता रहा हूं पहले। ईपी 16,547 16,547 क्लोजिंग और एबनॉर्मल लॉस 234, तो ये बन गया 23743। सही है। कॉस्ट पर यूनिट के लिए अब ओपनिंग की लाइन भी आएगी, तो ओपनिंग था करंट पीरियड। हाँ, ये वो फिगर है जो आप P1 सॉल्व करके लाएंगे तो यहां लिखेंगे 1219। ये यही है, तो इसका मतलब प्रोसेस 1 यही है। फिर नहीं, ये नहीं है। प्रोसेस 1 भी बता देता हूं भाई। ईपी मटेरियल और कन्वर्जन, कंप्लीटेड यूनिट्स 18,230 18,230, क्लोजिंग 3600 और 2700, एबनॉर्मल गेन 21,555,20। प्रोसेस 1 जिन्होंने किया है, ईपी के दोनों कॉलम यही हैं। कॉस्ट पर यूनिट के लिए मटेरियल का कॉलम, कन्वर्जन का कॉलम और ओपनिंग 50,000 85,000, करंट पीरियड कॉस्ट 480 800,000, नॉर्मल लॉस की रिकवरी 5 इतनी गूंज आ रही है दिमाग में। 5 2 0 5 5 0 पर यूनिट कॉस्ट 24.15 42.73। अब इन दोनों को मिला के 18,230 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। जिन्होंने किया है ये प्रोसेस 1 की कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, ठीक है कोई बात नहीं, राउंडिंग ऑफ 1219,222 किया है? नहीं किया इस अटेम्प्ट में। 920, नॉर्मल लॉस 395 पर यूनिट 57.08। ये था प्रोसेस 2 का केस 1 और इसका एक पास पेपर का सवाल है, वो अगर आप कर देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। अभी नहीं होमवर्क पेज 1 नहीं 119 पेज 119 क्वेश्चन नंबर 15 हॉर्नबिल लिमिटेड। और जो ये किताब नहीं रखते और पास पेपर ही रखते हैं तो उसमें ऑटम 11 क्वेश्चन 4 था, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और थी, सोल्यूशन कुछ और था, क्योंकि उस दौर के सिलेबस में ये कुछ और था। तो
तो मैंने इसको अकॉर्डिंगली अमेंड करके इस किताब में डाला। पेज 119 क्वेश्चन नंबर 15 हॉर्नबिल लिमिटेड ऑटम 11 का सवाल है। इसमें दो चीजें बड़ी मजे की जिसकी वजह से मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क। एक वर्क इन प्रोसेस बहुत अच्छा है इसमें, और एक जो करंट पीरियड कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम प्रोसेस वन, वो भी इसमें एक अच्छी चीज है। तो ये सवाल है होमवर्क आपका। yes, करना है, करके आइएगा। पेज 119 क्वेश्चन नंबर 15 ये होमवर्क है। अच्छा अब चलते हैं केस 2। अच्छा मैं ना स्ट्रक्चर्ड पढ़ाने की कोशिश करता हूं, इसलिए इतने सारे वो केस और सिचुएशन और इसलिए इतनी सारी चीजें फैली होती हैं कि मैं सिस्टमैटिक समेट के आपके सामने प्रेजेंट करूं, इसलिए मैं इतने केसेस बना रहा होता हूं। जी हमने कोई करंट प्रोडक्शन मटेरियल की जगह P1 दिया है तो तब नीचे नीचे उसके बदले वहां पर भी तो P1 का जब फ्लोरिंग वर्किंग प्रोसेस पर नीचे किधर स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में हाँ जो फ्लोरिंग वर्किंग प्रोसेस है जी जी नहीं वो मिस हो गया होगा मुझसे। मैंने P1 वो हाँ जी बिल्कुल सही है। मैंने कन्वर्जन और P1 ये दो कॉलम ईपी में बनाए थे। अब जब आप इधर क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस लिख रहे होंगे तो हाँ ये करेंगे ना, ये मटेरियल वो यही होता है ना, इसलिए मैं उसी बोर्ड को मिटा के चेंज करने के हक में नहीं हूं। आप जिद करते हैं तो मैं उसी को मिटा के कर देता हूं। मुझे तो सारा मिटा के दोबारा बनाना चाहिए, तो इसलिए वो रह गया मटेरियल की जगह P1। किसको? ये तो आपने सोचना है, ये आपने और करना। सवाल वाला ऐसा बना सकता है कि प्रोसेस 1 में F को और प्रोसेस 2 में 5 हो। सवाल वाले की मर्जी बनाने को बना सकता है नहीं। सवाल ये पूछा स्टूडेंट ने कि ऐसा हो सकता है कि प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 दोनों का सवाल हो और एक 5 से और एक F को से हो, तो सवाल बनाने वाला बना सकता। लेकिन है अजीब बात, मतलब तो नहीं होगा इंशाल्लाह, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर हो गया तो क्या, तो उससे क्या अकॉर्डिंगली प्रोसेस 1 का सवाल F को से कर लेंगे, प्रोसेस 2 का 5 से कर लेंगे। किधर है कहाँ? जी ये जो अभी वो नहीं, अभी जो मैंने यहाँ P1 लिखा था वो कह रही, ये बाकी लोग भी सुनिए। वो जो मैंने चूंकि मिटा के किया था ना, तो कुछ शायद मेरे से मिटाने मिस हो गए होंगे। प्रोसेस 2 का जब मैंने सवाल बना दिया था, प्रोसेस 1 वाला ही सामने सॉल्व किया हुआ था ना, तो मैंने इसको मिटा के उसी को ही थोड़ा थोड़ा मिटा के अमेंड कर दिया था। तो कुछ लफ्ज मेरे से चेंज होने रह गए होंगे, वो मैं दोहरा देता हूँ। ईपी के अंदर मैंने मटेरियल का कॉलम काट के उसको P1 कह दिया था, तो फिर यही सलूक जो नीचे लिखी हुई लाइनें हैं, जैसे क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, तो उसमें मटेरियल और कन्वर्जन लिखा होता है मैंने, तो वो मटेरियल की जगह P1 आ जाएगा। इसी तरह एबनॉर्मल लॉस मटेरियल कन्वर्जन लिखा हुआ था, तो मटेरियल के नाम एक्चुअली जहां जहां मटेरियल का नाम था उसकी जगह P1 आ जाएगा। एबनॉर्मल लॉस में भी, क्लोजिंग में भी, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में भी। प्रोसेस 2 में कल जहां जहां मैंने मटेरियल का नाम लिखा था उसकी जगह P1 आ जाएगा। वो चूंकि उसी में चेंजेस की थी ना मैंने, तो कोई रह गया होगा, मिस हो गया होगा। अच्छा एक मासूमाना सवाल है, बाकी भी सुन लें। ये जो मैं सब्सिक्वेंट प्रोसेस पढ़ा रहा हूं, ये हमेशा प्रोसेस 2 ही होगा? कोई भी हो सकता है। तो फिर जो मैं नाम इस्तेमाल कर रहा हूं वो फिर अकॉर्डिंगली होंगे। जैसे मैं तो सब्सिक्वेंट प्रोसेस की बजाय बस मिसाल P2 ले रहा हूं, तो अगर वो सवाल कोई P5 का हुआ तो मैं जहां P1 लिख रहा था वो P4 हो जाएगा। हम तो किसी भी सब्सिक्वेंट प्रोसेस को सीख रहे हैं ना, तो मैं जहां जहां मैं तो मिसाल में P2 ले रहा हूं कि जी P2 सॉल्व किया मैंने, तो P2 सॉल्व करते हुए मैंने मटेरियल के वर्ड की जगह क्या लिखा? P1। तो अगर वो सवाल P नंबर 5 का है तो P4 लिख रहा हूंगा। वो अकॉर्डिंगली नाम पर चेंज हो जाएंगे। मकसद बस ये था बताने का कि P2 यानी किसी बाद वाले प्रोसेस का सवाल है, और उस प्रोसेस में कहां से इनपुट हो रहा है? उससे पिछले प्रोसेस। तो अगर प्रोसेस 36वें का सवाल है तो प्रोसेस 35वें से जो है उधर ट्रांसफर हुआ। 36-35 मतलब 36 and 35, यू नो, वो 35-36 जिसको नहीं पता तो। और कल वाले में से सवाल प्रोसेस 2 में ही हूं, अब प्रोसेस 2 ही चल रही है बात। प्रोसेस 2 में उसको वैसी मिसाल में कह रहा हूं, कोई भी पहले प्रोसेस के अलावा वाला प्रोसेस है। तो पहला केस मैंने ये बनाया था कि मजीद कोई इंग्रेडिएंट ऐड नहीं हो रहा। अब कर लेते हैं इंग्रेडिएंट ऐड। न्यू मटेरियल क्वांटिटी
is added. अच्छा, न्यू मटेरियल से मेरी मुराद है एक नया डिफरेंट, यानी जो पहले पिछले प्रोसेस से आ रहे हैं ना उससे एक डिफरेंट तरह का मजीद इंग्रेडिएंट ऐड हो रहा है। अब मसाला ऐड हो गया उसमें। अच्छा, कल हमने आलू काटे छीले थे, चले वो चिकन की बोटियां बना लेते हैं आज। मिसाल के तौर पे प्रोसेस 1 में चिकन के हुए थे टुकड़े टुकड़े। अब यहां से जो चिकन के टुकड़े थे, चिकन पीसेस, ये कर लेते हैं 10,000 किलो। ये चिकन पीसेस इस प्रोसेस में इन हुए, साबुत चिकन थे, उनके पीसेस कटे और वो इस प्रोसेस में आ गए। अब यहां पर इन पे लगना है मसाला, तो मसाला फ्लोर भी कर लेते हैं और इसको कह देते हैं पेस्ट कर ले, कोटिंग कर लें। चलें जी, कोटिंग मटेरियल है कोई, मसाले वगैरह इसमें बेसन और वो सब इसके अंदर शामिल है। अच्छा, ये डाल लेते हैं 4,000 किलो। तो अब इस प्रोसेस में जो फीका चिकन टुकड़े आए थे उसमें अब ये मसाले ऐड हो गए और अब ये जो यहां मसाले वाली बोटियां जाएंगी अगले प्रोसेस में, यहां पर चलो फ्राई कर लेते हैं इसको। तो मैं इस वक्त बात कर रहा हूं इसकी कि पिछले प्रोसेस से भी कुछ क्वांटिटी आई थी और एक डिफरेंट इंग्रेडिएंट भी अपनी क्वांटिटी के साथ इस प्रोसेस में इन हो रहा है। और समझाने के लिए अगर हम इग्नोर कर दें कि कोई लॉस वगैरह है, तो 14,000 किलो लजीज चटपटी बोटी, एक बार खाएं बार बार लाएं। अब ये जो 14,000 किलो ये मसाला लगी बोटियां हैं, थोड़ा तेज है मसाला, वो मसाले लगी बोटियां अब यहां आएंगी फ्राई होने के लिए। तो अगर ये प्रोसेस 3 का सवाल हुआ तो ये वो हो जाएगा जो कल बना था, जो यहां से आ रहा है उसमें मजीद कुछ ऐड नहीं हो रहा, तो ये कल वाली चीज बन जाएगी। अगर इसका सवाल है तो मेरी इस मिसाल में, तो ये वाला केस मैंने बनाया कि जिस प्रोसेस का सवाल है उसमें पिछले प्रोसेस से भी ट्रांसफर होकर यहां पहुंच रहा है और उसके अलावा कोई नई तरह का इंग्रेडिएंट भी ऐड हो रहा है और उसकी भी अपनी एक क्वांटिटी है। यानी ये केजी है, ये केजी है तो ये केजी है, ये लीटर है तो ये लीटर है तो ये लीटर है, ये स्क्वायर फीट है, ये स्क्वायर फीट है तो ये स्क्वायर फीट है। यानी नया एक डिफरेंट तरह का इंग्रेडिएंट ऐड हो रहा है, उसकी भी कोई ना कोई क्वांटिटी है। और अभी मैंने बनाया केस 2 है, लेकिन वैसे इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि केस 3 में जाके मैं इसको बदल दूंगा, ये किलो होंगे, ये शायद स्क्वायर फीट होंगे, तो वो मैं एक डिफरेंट चीज बनाऊंगा। अभी इस वक्त जो पिछले प्रोसेस से इन हुआ और जो एक डिफरेंट तरह का इंग्रेडिएंट मजीद ऐड हुआ, ये दोनों की अपनी अपनी कुछ क्वांटिटीज हैं। कुछ यूनिट्स ट्रांसफर इन हुए थे और एक नया मटेरियल है जो मजीद क्वांटिटी इस प्रोसेस में ऐड हुई है। ये बनाया है मैंने केस। जो कल पढ़ा था और जो आज पढ़ा इसमें फर्क समझ आ रहा है? कल में क्या था कि जो ट्रांसफर इन हुआ था बस उसमें कोई और इंग्रेडिएंट ऐड नहीं हुआ था, लेकिन अब क्या है, एक और इंग्रेडिएंट ऐड हो रहा है, उसकी भी क्वांटिटी है। इसको इतना लिखना है, अगर कोई लिख रहा है तो लिखे, फिर मैं आगे इसको समझाता हूं। कल और आज वाली स्टेशन में फर्क आ रहा है ना, समझ? ये इसमें ये कैसे, अच्छा कैसे पता चलेगा कि प्रोसेस 2 का सवाल है? कैसे पता चलेगा कि सवाल प्रोसेस 1 का है कि प्रोसेस 2 का? सवाल की इंग्लिश पढ़ के पता लग जाएगा, पता लग जाएगा। और ये कैसे पता चलेगा कि प्रोसेस 2 का है तो केस 1 है कि केस 2 है? हाँ, अगर कोई नया मटेरियल ऐड हुआ होगा अपनी क्वांटिटी साथ लेके तो फिर वो केस 2 है। ठीक है। अच्छा, इसमें ना करना क्या है वो मैं आपको उसका फॉर्मेट, वर्किंग, प्रैक्टिस ये सब कराऊंगा, लेकिन इस सब को ऐसे क्यों करना है, इसकी लॉजिक, इसका कॉन्सेप्ट वो दे रहा हूं पहले। जिनको लॉजिक कॉन्सेप्ट सीखना होता है ये अभी पहले उनके लिए बात है, जिनको बिल्कुल इस चीज को लिफ्ट ही नहीं करानी होती वो नहीं सुनना तो ना सुने, अगली टाइम में सुन लेना, कोई बात नहीं। अच्छा, अभी जो मैं करने लगा हूं ना वो ऐसी बस रफ सा फिगर वर्क है, इसको किसी ने नोट करना हो तो मर्जी है, मैं कह नहीं रहा कि लाजमी करें। हाँ, आपको जो वैसे फॉर्मली नोट्स बनवा रहा होता हूं उसमें मैंने ये लिखा है, ये मिसाल दी है और उसके बाद मैं बताऊंगा कि अब मैं फॉर्मली आगे बढ़ रहा हूं। अभी मैं सिर्फ वो जो फॉर्मली आगे बढ़ना है ना उसका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कुछ फिगर वर्क यूज कर रहा हूं। समझ आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। नोट करना हो तो कर लेना, रिक्वायर नहीं कर रहा यहां पर जो काम करने लगा। अच्छा, सारे लोग कोशिश जरूर किया करें, जो भी समझा रहा होता हूं
मैंने टॉप से लेके बॉटम तक सबको पढ़ाना है, तो जो मैं पढ़ा रहा हूं समझने की कोशिश सारे कर लिया करें। फिर कमजोर दिल हजरात के लिए मैं ये भी बता दिया करता हूं कि भाई ये फॉर्मेट है, करना तो ऐसे ही है। चले उसी मिसाल को मैं ले लेता हूं। P2 में इस महीने में जो फीकी बोटियां इन हुई 10,000 किलो इन हो गए। अच्छा, ये 10,000 किलो थे ना, ये टोटल थे 4,30,000 रुपए के। ये 4,30 कैसे बनाऊंगा? ये फिगर कैसे कैलकुलेट हुई होगी? 4,30,000। प्रोसेस 1 की स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन बनी होगी, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स ये आई होगी। और अगर तो FIFO था तो ये 3-4 लाइनें ऐड हुई होंगी, अगर FCO था तो वो एक ही लाइन का आंसर आ गया होगा, लेकिन ये है कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। अच्छा, वैसे ही अगर हम ये देखना चाहें कि ये जो 10,000 किलो आए हैं 4,30,000 रुपए, ये 1 किलो कितने का बन रहा है? 43 ना। ये डिवाइड करके फिर इस प्रोसेस में, इस महीने में वो जो मसाले ऐड हुए वो कर लेते हैं 4,000 किलो, और ये आए 60,000 रुपए के। 60,000 रुपए के 4,000 किलो मसाले इसमें ऐड हो गए। तो वैसे ही अगर देखें तो पर किलो कितने के हैं ये? 15 रुपए के। फिर इसके अलावा इस महीने में जो कन्वर्जन कॉस्ट इनकर हुई वो हुई 90,000, और कोई लॉस नहीं, कोई क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं। तो इस प्रोसेस से जो लजीज चटपटी बोटियां बाहर आई, कितने किलो? 14,000 किलो। अब ये 14,000 किलो जो आउटपुट है, प्रोडक्ट है, वो टोटल कितने रुपए कॉस्ट कर रहा है? मैंने तो बीच में कोई लॉस नहीं, कोई वर्किंग प्रोसेस नहीं डाला। कैसे? इन सबको ऐड कर दें। 430 का प्रोसेस 1 से इन हुआ, इतने रुपए का मसाला ऐड हुआ, इतने रुपए कन्वर्जन लगे, तो सबको ऐड कर दें। और 1 किलो कितना कॉस्ट कर रहा है इस चटपटी बोटी का? डिवाइडेड बाय 14, कितना बना? 41.4। ये बात दोबारा देखें, 10,000 किलो इसमें इन हुआ फीकी बोटी, उसमें मसाले ऐड हुए 4,000 किलो, और कोई लॉस नहीं, कोई वर्किंग प्रोसेस नहीं, तो 14,000 किलो ये प्रोडक्ट बन गया। इस 14,000 किलो बनने में खर्चा वो 430, ये 90 और ये 60 का आया, तो टोटल हो गया 580, और 14,000 से डिवाइड कर लें तो 41.4। अच्छा, इसको मैं तोड़ के करता हूं, कॉस्ट पर केजी प्रोडक्ट की कॉस्ट पर केजी निकालता हूं। 41.4 कैसे निकल रहा है? सबको ऐड करके 14,000 से डिवाइड कर दिया। तो मैं ऐसा करता हूं, अलग अलग कर लेता हूं। ये जो फीका चिकन पीस है इसको कर लेते हैं 430 डिवाइडेड बाय 14,000, 30.71। और ये जो मसाले साथ ऐड किए हैं, न्यू मटेरियल 60,000 डिवाइडेड बाय 14,000, 4.28। और ये जो कन्वर्जन आई है 90,000 डिवाइडेड बाय 14,000, 6.42, क्या बन गया? 41.41। अच्छा, जो कॉन्सेप्ट लॉजिक नहीं भी सुनना चाह रहे होते ना बेटे, कोशिश फिर भी वो किया करें जब तक साथ चल सके। ये मैंने अभी इस वक्त क्या किया है कि जो प्रोडक्ट बना है, नहीं प्रोडक्ट नहीं मैं कहता इसको, जो आउटपुट निकला है, प्रोडक्ट तो भी फाइनल बना ही नहीं है, वो तो भी फ्राई भी होनी है आगे चल के। तो जो आउटपुट बना है ये मैंने उसके 1 किलो की कॉस्ट यहां लिखी है। 41.41 कैसे निकाला था? पहले जो मैं बात कर रहा था कि सारे खर्चों को ऐड करके, क्योंकि कोई लॉस वगैरह तो है नहीं, आउटपुट से डिवाइड कर दिया। अब मैंने सिर्फ इतना किया कि इन तीनों को अलग अलग इससे डिवाइड किया। यहां तक कोई नजरियाती इख्तिलाफ किसी को? ये मसाला 15 रुपए किलो था, तो ये मसाला 4 रुपए किलो कैसे हो गया? ये बोटियां 43 रुपए किलो थी, तो ये बोटियां 30 रुपए किलो कैसे हो गई? सोच लें पहले, सारे सोच लें, अभी फौरन जवाब ना दें, सारे सोच लें। पहले मैं सवाल दोबारा कर लेता हूं। ये जो कच्ची बोटियां थी ये 43 पर किलो हमें कॉस्ट कर रही थी, मसाले 15 रुपए किलो कॉस्ट हमें कर रहे थे, तो अभी भी मैंने ये पर किलो ही निकाला है सब। तो ये 43 पर किलो बोटी थी, तो अब ये 30 हो गया। ये 15 रुपए किलो था, तो अब ये 4 रुपए किलो रह गया। पहले सोच लें सारे, किसी को मेरा सवाल ही समझ ना आया हो? हाँ जी, चलें एक एक करके। हाँ जी बताएं। अच्छा एक मिनट, फर्स्ट टाइमर पहले। हाँ जी, अच्छा ये तो उसका न्यूमेरिकल जवाब हो गया ना, कि वो पहले 10 से डिवाइड किया हुआ था तो 43 था, अब 14 से डिवाइड करेंगे तो कम ही होगा। ये तो न्यूमेरिकल आंसर है। मैं तो आपसे जो चीज पूछना चाह रहा हूं कि 43 रुपए किलो चिकन बोटी थी,
तो ये भी मैंने वो बोटी लिखी है, तो अब ये 30 रुपए किलो कैसे रह गया? 15 रुपए किलो मसाला था, चले मैं अल्फाज भी साथ लिख देता हूं, ये वो चिकन पीस हैं कच्चे फीके वाले जो वहां प्रोसेस 1 से आए, ये मसाला है, तो मसाला तो 15 रुपए किलो था, तो ये 4 रुपए किलो कैसे रह गया? ये बात पूछ रहा हूं है। अच्छा, और कोई ओपनिंग किधर है? हाँ नहीं, ये तो न्यूमेरिकल आंसर है, लेकिन खैर पता नहीं, शायद मैं जो पूछना चाह रहा हूं शायद वही नहीं पहुंचा पा रहा आप तक कि मसाला 15 रुपए किलो था, तो अभी भी मैंने पर किलो ही लिखा है, तो अब ये मसाला 15 रुपए से 4 रुपए किलो क्यों है? हाँ, लेकिन मैं बात तो इस लाइन की ही कर रहा हूं, मैं तो मसाले ही की बात कर रहा हूं, मैं मसाला ही कह रहा हूं जो 4 रुपए। लेकिन मैंने तो वही 60 ही लिया, बस 60 अलग लिया, 430 अलग लिया है, मैं तो बता ही दूंगा, पहले खेल तो लिया आपके साथ। हाँ जी, अच्छा चले, जितने लोग बातें बता रहे हैं सब सही बता रहे हैं, और बस मैं जो चीज सुनना चाह रहा था वो उस तरह से नहीं मिली, लेकिन आप सही बता रहे हैं, जितने ने जो जवाब दिया सब सही जवाब दिया। अगर चीनी 200 रुपए किलो है, वैसी मिसाल, चीनी अगर 200 रुपए किलो है तो 1 किलो खीर में 200 रुपए की चीनी डलेगी। अगर चीनी 200 रुपए किलो है तो 1 किलो खीर में 200 रुपए की चीनी डलेगी। मैंने पूछा है कि अगर चीनी 200 रुपए किलो है तो खीर के 1 किलो में 200 रुपए की चीनी डल रही है, क्यों नहीं? क्योंकि 1 किलो खीर में पूरी 1 किलो चीनी थोड़ी डल जाएगी, वो तो शायद पाव डलेगी। अच्छा, पाव 250 ग्राम्स। तो जो खीर का 1 किलो है, पहले मैं बात कर रहा था चीनी का 1 किलो 200 रुपए का, अब मैं कह रहा हूं खीर के 1 किलो में जितनी चीनी है। अभी इस वक्त ये जो मैंने 15 रुपए लिखा हुआ है, ये 15 रुपए क्या है? मसाले का 1 किलो 15 रुपए का मिलता है, जबकि यहां पर बात हो रही है कि इस आउटपुट के 1 किलो में 4 रुपए का मसाला डलेगा। ये 15 रुपए मसाले की, ये 15 रुपए मसाले के 1 किलो की कॉस्ट है। ये 15 रुपए मसाले के 1 किलो की कॉस्ट है, जबकि इस 4 रुपए की इंटरप्रिटेशन ये है कि आउटपुट वो जो बोटियां चटपटी वाली हैं उनके 1 किलो में 4 रुपए का मसाला डला हुआ। शायद हो सकता है 100 ग्राम डला हो, 200 ग्राम डला हो, तो ये फर्क सबको जानना जरूरी है। सबसे बात कर रहा हूं, जो उड़ाइयां ले रहे हैं वो भी, जो नहीं ले रहे वो भी। ये 15 रुपए 1 किलो मसाले के 1 किलो की बात थी, ये 43 इस कच्ची बोटी के 1 किलो की बात हो रही थी। लेकिन अब हम इस कच्ची बोटी और मसाले की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि आउटपुट के 1 किलो में इतने रुपए की बोटियां हैं और इतने रुपए का मसाला है, तो ये पर किलो है, लेकिन ये आउटपुट के 1 किलो की बात हो रही है। ओके, अच्छा, यहां तक जो मैंने बताया ना, जो उसको लिफ्ट ही नहीं करा रहे वो तो चले लिफ्ट ही नहीं करा रहे, जो लिफ्ट करा रहे हैं और जिनको ये बात समझ आई है वो अगर ये लिखना चाह रहे हैं तो ये फाइनल बात जरूर लिखना जो मैंने कही है कि 15 रुपए किलो और 4 रुपए में क्या फर्क है। ये अपने आप को जो जैसे समझाना चाहे समझा ले, ना समझाना चाहे कोई बात नहीं, आगे चल रहा हूं। लास्ट वाली बात मैंने ये की है कि ये जो यहां पर 15 रुपए किलो और ये 43 रुपए किलो था ना, ये हम इस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट की बात कर रहे थे। मसाले का 1 किलो 15 रुपए का है, इस कच्ची बोटी का 1 किलो 43 का है, जबकि ये जो फिगर कैलकुलेट की है ये हमने आउटपुट यानी जो मसाले वाली बोटी है उसके 1 किलो की बात की है कि उस मसाले वाली बोटी के 1 किलो में इतने रुपए का कच्चा चिकन है, शायद 700 ग्राम होगा, इतने रुपए का मसाला है, शायद 300 ग्राम होगा। तो ये हम आउटपुट के 1 किलो की कॉस्ट की बात कर रहे हैं और ये उन इंग्रेडिएंट्स के 1 किलो की कॉस्ट।
अगर को लिख रहा था कुछ तो लिख लिया। ठीक है, चलो आगे। ये मैं ना इस वक्त सिर्फ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन कर रहा हूं, अदरवाइज फॉर्मेट्स के एतबार से ये हम लोग कॉस्ट पर यूनिट में कर ही लिया करते हैं। ये हम लोग फॉर्मली कैसे निकालते हैं, ये डिनोमिनेटर ईपी से, तो हम ये काम सब फॉर्मली कर लेते होते हैं। मैं यहां पर सिर्फ कॉन्सेप्चुअली इसको अभी डिस्कस कर रहा हूं। अब मैं इसको मिसाल को करता हूं थोड़ा चेंज। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है 1000 kg, जो कि 70% कंप्लीट है। तो इसका मतलब है कि आउट हुए 13,000 किलो। अच्छा, मैंने कहा था प्रोसेस कॉस्टिंग में ना एक असम्पशन जो चलती है कि जो मटेरियल प्रोसेस में डलता है, नहीं बात 100% की नहीं है, बात यह है कि फौरन ही सारा उंडेल देते हैं, जबकि कन्वर्जन वो थ्रू आउट दी प्रोसेस इवनली इनकर होती रहती है। ये जो चिकन बोटियां हैं ये इस प्रोसेस 2 में मशीन में डलेंगी तो प्रोसेस 2 मशीन चलना शुरू हो जाएगी। हो सकता है ऐसा हो कि मशीन प्रोसेस 2 वाली 4 घंटे चलनी हो और इस 4 घंटे के अंदर 3 घंटे इन्होंने हल्की आंच पे गर्म होते रहना हो, फिर 3 घंटे के बाद ये पेस्ट डलना हो सकता है कि ये प्रोसेस कुछ इस तरह का हो कि ये टोटल 4 घंटे का प्रोसेस हो, इनके मशीन में डलने के 3 घंटे बाद मसाला ऐड होना हो, फिर वो उसमें 1 घंटा मजीद मिक्स होते रहे हो, फिर जाके ये बोटियां बाहर निकलेंगी। तो इसको हम अंग्रेजी में ऐसे बोलेंगे कि न्यू मटेरियल, मेरी अल्फाज सुनिएगा ध्यान से, 4 घंटे के प्रोसीजर में 3 घंटे के बाद, तो इसको बोलेंगे कि न्यू मटेरियल इज एडेड व्हेन प्रोसेस इज डैश कंप्लीट, 75% कंप्लीट, 75%, 4 में से 3 घंटे। तो जब नया मटेरियल ऐड होता है ना, तो सवाल वाला ये बताएगा कि ये कब ऐड होता है, यानी प्रोसेस कितनी देर चल चुका होता है तो ये ऐड होता है। अगर सवाल में कहा हो कि न्यू मटेरियल इज एडेड एट स्टार्ट ऑफ प्रोसेस, तो स्टेज ऑफ न्यू मटेरियल एडिशन इज 0%। अगर कहा जाता है कि न्यू मटेरियल इज एडेड एट एंड ऑफ प्रोसेस, तो इसका मतलब होगा कि 31 मई की शाम को एंड ऑफ, वो जो हर 4 घंटे का प्रोसेस है उसकी बात हो रही है, तो फिर स्टेज ऑफ न्यू मटेरियल एडिशन 100% होगी। अगर कहा जा रहा है कि न्यू मटेरियल, बल्कि कहा जा रहा था तो कहा ही जा रहा है कि न्यू मटेरियल इज एडेड व्हेन प्रोसेस इज 75% कंप्लीट, तो सवाल वाला ये बताएगा कि न्यू मटेरियल कब डलता है। तो फिर मैं बता देता हूं कि इस मेरी मिसाल के अंदर न्यू मटेरियल ऐड हो रहा है जब प्रोसेस 75% कंप्लीट है। एक सिनेरियो सूल ये बताया था कि जब भी पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे तो न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में वो यूनिट्स लिखेंगे। जाग रहे हैं, सबसे बात कर रहा हूं, रहने वाले भी बगैर रहने वाले भी, सबसे हो रही है बात। जो बात सुन रहे हैं उनसे भी हो रही है, नहीं सुन रहे उनसे भी हो रही है, सबसे बात हो रही है। जो खर्चा हम न्यूमरेटर में रखते हैं, डिनोमिनेटर में वो यूनिट्स रखेंगे जिन पर वो खर्चा हो रहा है। अब हमारे पास ना डिनोमिनेटर की 2 चीजें आ गई। ईपी की अगर बात करूं, आउटपुट और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। डिनोमिनेटर ईपी होता है ना, तो आउटपुट की लाइन हो गई एक और एक क्लोजिंग की लाइन हो गई। ये 4,30,000 रुपए का खर्चा, 430,000 इन पे भी आ चुका, इन पे भी आ चुका, या अभी और आना है। ये कच्ची बोटियां, ये तो दोनों कच्ची बोटियां तो दोनों ही है ना, तो ये खर्चा इन दोनों पे आ चुका है, अभी और आना है। तो इसके डिनोमिनेटर में 14 पूरा आना चाहिए। इस 60,000 रुपए के डिनोमिनेटर में क्या ये मसाला इनमें ऐड हो चुका है या अभी इनकी जिंदगी फीकी चल रही है? अभी इनकी जिंदगी फीकी है। क्यों? क्योंकि अभी ये वहां तक पहुंचे ही नहीं, तो ये सारा खर्चा अभी सिर्फ इन पे नहीं इन पे आया है, तो इसके डिनोमिनेटर में भी 13,000 होना चाहिए। 4 पॉइंट। और इसी तरह से आलो के हम फॉर्मेट बना लेते होते हैं, लेकिन मैं भी सिर्फ कॉन्सेप्चुअली बात कर रहा हूं, तो 13,000 प्लस 700, सिर्फ कॉन्सेप्चुअली बात कर रहा हूं। कन्वर्जन के डिनोमिनेटर में ये पूरे, कन्वर्जन के डिनोमिनेटर में ये पूरे और इनका 70%, 6 पॉइंट। अच्छा, अब यहां से कंक्लूजन क्या निकाल रहा हूं मैं, जिसके लिए सारी कहानी इधर से बनाई थी, वो फिर मैं फॉर्मली बात आगे बढ़ाऊंगा कि जब हम कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, कल तक जो पढ़ा था उसमें हम लोग कॉस्ट पर यूनिट के बस 2 कंपोनेंट्स कैलकुलेट कर रहे थे, P1 कॉस्ट और कन्वर्जन। अब आपको मैंने ये सारी जो कहानी बताई है ना, इससे मैं जनरेट असल में ये करना चाह रहा था कि देखें सबके डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो अब हमें कॉस्ट पर यूनिट 2 नहीं 3 कंपोनेंट्स में कैलकुलेट करनी पड़ा करेगी। P1 कॉस्ट भी होगी और न्यू मटेरियल कॉस्ट भी होगा, और जब हमने 3 पर यूनिट कॉस्ट निकालनी होगी तो उसके लिए हमें डिनोमिनेटर भी 3 चाहिए होंगे। तो डिनोमिनेटर कहां से मिलते हैं? तो इसका मतलब है कि हमें ईपी में भी अब 2 नहीं 3 कॉलम बनाने पड़ा करेंगे। यहां तक पहुंचाना था, ये आपको मैं फॉर्मली जो नोट्स बना रहा हूं उसमें लिख देता हूं अंग्रेजी के नाउ कॉस्ट पर यूनिट विल बी कैलकुलेटेड फॉर फॉलोइंग 3
कंपोनेंट्स, P1 कॉस्ट, न्यू मटेरियल कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट। इसीलिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन will also be calculated for above 3 components। तो इस सारी मेहनत से मैंने आपको कंक्लूड ये करके दिया है कि अब इस केस के अंदर हम लोग कॉस्ट पर यूनिट 3 टुकड़ों में निकाला करेंगे, इसलिए ईपी के भी अब 3 अलग कॉलम बना करेंगे। जरा हाँ, हम लोग डिनोमिनेटर के अंदर अब तक जितना पढ़ा है हम लोग उसमें आउटपुट, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लिख रहे होते हैं कि इनपुट लिख रहे होते हैं? आउटपुट वगैरह लिख रहे होते हैं ना। तो हमने डिनोमिनेटर में लिखने तो यही है, डिनोमिनेटर में इनपुट थोड़ी लिख रहे होते हैं। डिनोमिनेटर में तो आउटपुट, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, एबनॉर्मल लॉस ये लिख रहे होते हैं। तो अभी उन्हीं के ही हिसाब से सोच रहे हैं कि इन पे ये खर्चा आ चुका है या मजीद आना है? आ चुका है। इन 1000 किलो के ऊपर वो बोटियां हैं इसके अंदर या ये कोई और चीज है? तो इस पे भी और इस पे भी मुकम्मल वो खर्चा आ चुका हुआ है, इसलिए उसके डिनोमिनेटर में ये दोनों यूनिट्स आने चाहिए। तो इसलिए मैंने 14 से डिवाइड किया, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट हम निकाला करते हैं आउटपुट की ना, और साथ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी आ जाता है। तो ये उस सेंस में मैंने कहा है कि इन दोनों से डिवाइड करना है। हम कॉस्ट ऑफ इनपुट थोड़ी पर यूनिट निकाल रहे होते हैं, हम लोग तो प्रोडक्ट यानी आउटपुट की पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे होते हैं। अच्छा, अब चीजें ना इसमें क्योंकि चीजें ज्यादा हैं, अब ये मुश्किल का लेवल थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा, तो अब मैं आपको संभाल के चलूंगा, थोड़ा सा बताऊंगा, फिर सवाल कराऊंगा। तो अब मैं आपको करने ये लगा हूं कि इसकी डिटेल गाइडेंस देने लगा हूं। यानी अब हम ईपी बनाएंगे कैसे। देखें, इतना तो मैंने बता दिया कि ईपी के अंदर P1 का कॉलम, न्यू मटेरियल का कॉलम और कन्वर्जन का कॉलम आएगा। ये लाइनें क्या क्या आ रही होती हैं इधर? अगर वेटेड एवरेज है तो कंप्लीटेड आ रहे होते हैं, और अगर FIFO है तो ओपनिंग और स्टार्टेड कंप्लीटेड आ रहे होते हैं, फिर क्लोजिंग आ रहे होते हैं, AL AG आ रहे होते हैं। अब भी ये होंगे, लेकिन अब आपको मैंने ये सिखाना है कि इसके सामने यहां क्या लिखना है, यहां क्या लिखना है, यहां क्या लिखना है, लिखना भी है या नहीं लिखना है, लिखना है तो कितना लिखना है, इसके सामने क्या लिखना है इन तीनों में, इसके सामने इन तीनों में क्या लिखना है, इसके सामने इन तीनों में क्या लिखना है। उनकी वजह है, लेकिन वजह भूल जाती है। सबसे बात कर रहा हूं जो जमाइयां ले रहे हैं वो भी और जो नहीं ले रहे वो भी। इन सब लाइनों में, इन कॉलम्स में क्या क्या लिखना है, सवाल करने के लिए मैं आपको गाइड कर रहा हूं। सारी वजह समझाऊंगा, लेकिन वजह तो भूल जाएंगे। तो इसलिए जो यहां मैं फॉर्मेट में चीजें लिख के दूंगा, फिर वो याद करके सवाल करना। अब मैं आपको ना ये सब एक एक लाइन करके समझाने लगा। मैं आपको समझाने ये लगा हूं कि ईपी बनाने के लिए इन लाइनों में क्या क्या लिखना है। तो मैं ईपी के हवाले से गाइडेंस देने लगा हूं। अब मैं आपको ना ईपी के हवाले से डिटेल गाइड कर रहा हूं कि आप इस वर्किंग को अब कैसे मैनेज करेंगे, मैं ये बताने लगा। अच्छा, मैं जिस स्टाइल में बता रहा हूं ना, पहले मैं आपको यहां लिख के दिखा दूं, और वो पहले आपको स्टाइल समझ आ जाए कि मैं किस तरह से बताने लगा हूं, फिर लिख लेना क्या बताने लगा हूं। अभी हम ईपी बनाने के लिए हमने किस किस लाइन में, किस किस कॉलम में क्या लिखना है, लिखना भी है या नहीं लिखना है, लिखना है तो कितना लिखना है, ये बताने लगा। तो पहले आसान वाला काम बता देता हूं। कंप्लीटेड यूनिट्स, कंप्लीटेड यूनिट्स वाली लाइन, यानी मैं बात कर रहा हूं एफको की, या फिर स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड यूनिट्स वाली लाइन। यानी मैं बात कर रहा हूं FIFO की। विल बी शोन इन EP कॉलम्स एज फॉलोज। वो जो ईपी के अंदर ये लाइनें आएंगी ना, तो मैं ये बता रहा हूं कि इनके सामने 3 कॉलम्स में क्या लिखना है। P1 वाले में क्या लिखना है, न्यू मटेरियल वाले में क्या लिखना है, और कन्वर्जन वाले में क्या लिखना है। इससे पहले जितने सवाल कर रहे थे, कंप्लीटेड यूनिट्स तो होते ही वो है ना जिनपे सब खर्चा लग चुका, तो हर खर्चे के डिनोमिनेटर में वो सारे के सारे आने चाहिए। तो यही बात मैं कर रहा हूं कि इधर भी आएंगे, यस, इधर भी आएंगे, इधर भी आएंगे। और ये समझ आ रहा है मैं क्या कहा? मैंने कहा कि ये वाली जो 2 लाइनें हैं वो तीनों कॉलम्स में उनके यूनिट्स आएंगे और पूरे पूरे आएंगे। ठीक है, तो अब मैंने बाकी भी ना इसी स्टाइल में बताने।
बाकी मतलब क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस का क्या करेंगे, ओपनिंग का क्या करेंगे, एएलएजी का क्या करेंगे, तो वो भी मैं सब इसी स्टाइल में बताऊंगा कि इन कॉलम्स में इसके यूनिट्स सब में आएंगे और पूरे पूरे आएंगे। अच्छा, अभी ये जो लोग आप में से FAR 2 में भी थे उनके सामने तो हुई है बात, मैं भी कॉस्ट में भी करता हूँ बात, ये ऑनलाइन वालों से भी कर रहा हूँ, अगर कोई लाहौर में रहता है और उसका हिस्सा बनना चाहे तो। पहले भी आप लोगों को बड़ी दफा एक्सप्लेन किया है कि आप लोगों को पढ़ाना तो मैंने है और इंशाल्लाह अच्छा अच्छा पढ़ाने की कोशिश करनी है और बड़ी एनर्जी लगती है पढ़ाने में, लेकिन उसके अलावा ना और भी जो कुछ कर सका इस तरह के आप लोगों को एक दीन का इंट्रोडक्शन हो सके, जिसके अंदर शामिल हैं मेरे कुछ रेगुलर बयानात भी जो मैंने लास्ट टाइम भी किया था और अभी इंशाल्लाह इस वीकेंड पे तो मुश्किल है, अगले वीकेंड पे है प्लान। और जो लोग नहीं होते उसमें तो ठीक है, मसरूफियत होती होगी, लेकिन मैंने फिर ये किया था कि अपने नाम का चैनल बना के ना यही कॉलेज में दिए हुए बयान वो यूट्यूब पे मैंने उसमें डाल लिए ताकि वो जो टाइम निकाल के सुन सकें, क्योंकि आप ही के लिए बातें हो रही हैं सारी, वो चैनल मोनेटाइज नहीं किया हुआ मैंने, तो वो आप ही के लिए बातें हैं, तो इसलिए उसका क्योंकि मेरे कहने सुनने से शायद किसी को क्लिक करना हो तो कर जाए, तो ये क्योंकि हर मुसलमान जो है ना वो दाई, अल्लाह ने हर मुसलमान को दाई ही बनाया है, तो एक तो ये कर रहा हूँ। दूसरा, जो बच्चे शाम को बैठ जाते होते हैं, बेशक 100-150 ने शुरू किया था वादा करके, लेकिन रह गए हैं आप कितने, 40-50 होते नहीं, मेरे जाने के बाद आते होंगे, फिर मेरे जाने के बाद और आते हैं। अच्छा, तो वो कितना कुछ चल गया, 3 हफ्ते हो गए। अच्छा, क्या क्या बातें होंगी, गुनाह कबीरा वाला हो गया। अच्छा, मैंने कहा था आप ना उनको भी डायरेक्ट सजेशन दे दीजिएगा कि आप क्या चाहते हैं, और यानी आप जो देखें जो लोग यहाँ बैठ रहे हैं, तो ये तो नहीं है कि घर जाके क्या करते चलो एसी में बैठ जाएं, ऐसा तो नहीं है, कुछ चिल बॉल भी नहीं होता कि आप यहाँ एसी में बैठे, तो अंदर कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन है तो बैठ रहे हैं, तो आप डायरेक्टली अतीक साहब को बताइएगा कि आप मजीद क्या चाहते हैं। और कुछ बच्चों ने अलग से मुझसे पूछा था जी लेवल 2, तो वो भी आप अतीक साहब से ही डायरेक्टली बात करिएगा। अच्छा, एक तो ये कोशिश, उसके अलावा एक और कोशिश जो लास्ट टाइम मैंने स्टार्ट की थी और बड़ा मजा आया था, अच्छा फायदा रहा था, लेकिन उसमें बच्चे उतने ज्यादा इन्वॉल्व हो नहीं सके थे, अभी दोबारा की कोशिश है शायद अगले हफ्ते की। वो ये प्लान है कि कुरान पाक से हमारा जो ताल्लुक है ना, वो हद अगर कोई कोशिश कर भी ले तो वो तलावत की हद तक है, या किसी ने अगर कभी तलावत नहीं भी की होगी तो चलो अम्मी अब्बू को शायद करते दिखाओ, और उनको भी देखा होगा रमजान में ही जाके, उसके अलावा उनको भी नहीं ख्याल आया होता, और शायद वो भी ना देखा हो तो शायद कोई बहन भाई की शादी में देख लिया हो वो दुल्हन के सर के ऊपर, तो इतना कोई ताल्लुक होता है कुरान पाक से। तो ये जो नौजवान बच्चे हैं इनका चूंकि ताल्लुक नहीं जुड़ पा रहा है, तो उसके लिए एक कोशिश ये की थी, अभी भी इंशाल्लाह जिसके लिए मैं सारी बात कर रहा हूँ, कुछ कुरान की सूरह उनको सिलेबस का हिस्सा बना के उसका एक क्विज कंपटीशन लास्ट टाइम कंडक्ट किया था, उसे बेहतर की कोशिश करूंगा। आप में से कौन है जो लास्ट टाइम था क्विज में, आप में से है कोई एक, बस यहाँ मौजूद नहीं थे या पता नहीं था, या यहाँ थे नहीं, अच्छा चलें ठीक है, फिर तो आपके साथ सारी नई बात ही है। कुछ क्वेश्चंस जो मैंने खुद ही बनाए थे और उसके लिए मटेरियल क्या था, कुरान पाक की ट्रांसलेशन कह रहा हूँ, अदरवाइज अगर कुरान पाक खुला हो कभी तो उसमें ना एक होती है ट्रांसलेशन, एक उसके साइड पे या नीचे जगह पे हाशिया कह लें उसको, या और डिटेल होती है। तफसीर तो खैर इतना कहना मुनासिब नहीं है, तफसीर तो एक बहुत लंबी चीज है, थोड़ी सी डिस्कशन कह लें, थोड़ी सी तशरीह कह लें, तो वो ट्रांसलेशन का ऐसा नहीं है, वो मुफस्सिरीन हजरात ने अपनी उसमें एक्सप्लेनेशन की हुई है, तो उसमें थोड़ा बहुत सतही चीजों का कोई इख्तलाफ हो सकता है, आप किसी और मसले से ताल्लुक है, तो मैंने उस इख्तलाफी चीज पे तो डालना ही नहीं है, बस सिर्फ ट्रांसलेशन की हद तक। और ट्रांसलेशन ऐसे नहीं कि मैं आपसे उसका मतलब पूछ रहा हूँ लाल्लकुम का मतलब क्या, ये नहीं है टेस्ट, तर्जुमा आपने पढ़ा और उसके ऊपर सवाल, जैसे ICAP के पेपर में MCQs आ रहे हैं अगर, तो जो नॉलेज है उसकी बेस पे सवाल पूछा हुआ है, तो वो उस तरह के सवाल ना तर्जुमे बनाए थे खुद ही, और लास्ट टाइम टोटल मेरा ख्याल है कोई 30-32 बच्चे थे, 2-2 की टीम थी, तो वो बड़ा मजे का रहा था, उसमें बच्चों ने काफी मेहनत की हुई थी, तो जो टीम जीत गई थी 2 की तो उसको एंड पे शील्ड्स मिल गई थी, रोटी छोटी कोई नहीं एंड पे। लेकिन इसका फायदा क्या है कि वो जो 2-3-4 सूटें जितनी भी सिलेबस की हुई, जो पार्टिसिपेट करना चाहे, और ये ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे यहीं लाहौर में रह के रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं, GT में रह रहे होते हैं, तो अगर उनमें भी कोई आना चाहे तो हाँ, ये ना हो कि कुछ 100-200 आ गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा हैंडल करना, लेकिन आने नहीं है इतने, तो जो आप में से पार्टिसिपेट करना चाहे 2-3 दिन तक मैं उसका फॉर्मल तरीका भी बता दूंगा, लेकिन होगा कुछ ऐसा ही कि जो यहाँ के बच्चे हैं उनका यहाँ कंपटीशन करवा दूंगा, जो GT के हैं GT में करवा दूंगा, फाइनल बहरहाल एक जगह पे लाना पड़ेगा, तो उसमें फिर डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, कुछ वैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ बजर टाइप हो सकते हैं। हाल दो के लास्ट टाइम बजर का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा था, कुछ बच्चे कमजोरी की वजह से हाथ नहीं उठा पाए थे, तो उनका वो बजर राउंड इतना अच्छा नहीं हो सका, लेकिन कुछ और बेहतर की कोशिश करूंगा। बहरहाल एंड रिजल्ट ये है कि कुरान पाक की कुछ सूरत उनकी ट्रांसलेशन पे क्विज कंपटीशन, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं जो भी 3-4-5 टीचर होंगे, मैंने खुद ही सवाल बनाए थे, इस दफा भी कोशिश करूंगा खुद ही बनाऊं, उसे मेरी बड़ी लर्निंग है, तो जो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेगा 2-2 मेंबर्स की टीम, और सगे बहन भाई भी हों, फिर भी
दो तो फिर या तो दो बॉयज या दो गर्ल्स, और अगर दिल से बहन भी समझते हो फिर भी नहीं, दो बॉयज या दो गर्ल्स टीम। हाँ है वैसे मिक्स कंपटीशन ही, वैसे भी सब इकट्ठी यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन एक टीम में दो एक जेंडर के लोग हैं। तो जो पार्टिसिपेट करना चाहे एक दो दिन में इंशाल्लाह उसका फॉर्मल तरीका बता दूंगा, लेकिन नसीहत यह है कि अगर टाइम निकाल सकें तो जरूर हिस्सा बनिएगा, आपको उसके बाद पता चलेगा इसका कितना फायदा है। फिर जो जिसको कोई मजा आ गया, जो क्लिक कर गया, जिसका कुरान के साथ कोई ताल्लुक बन गया, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे वो अल्लाह ताला उसको मजीद इस्तकामत दे देंगे। लेकिन ये वो छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जिनमें किसी भी तरह मेरी कोशिश है कि आप बच्चे यहाँ से कॉस्ट तो सीख के जाएं, लेकिन दीन का, अल्लाह ताला का इंट्रोडक्शन और आखिरत का मकसद, ये भी कुछ ना कुछ अंदर आग लग सके। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।